हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम टोनी मॉरिसन की फेमस नॉवेल बिलव्ड की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवेल में हमें टोनी मॉरिसन ने बताया है कि कैसे यूएसए में पहले अफ्रीकन्स को ले जाया जाता था और उन्हें गुलाम बना दिया जाता था और उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। फाइनली जब उन गुलामों को आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के बाद भी उन्हें गुलामी का डर हमेशा सताता रहा और वो हमेशा परेशान ही रहे। इस प्रॉब्लम को इस नॉवेल में दिखाया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था 1987 में और इस नॉवेल को हम हिस्टोरिकल फिक्शन कह सकते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री से इंस्पायर्ड स्टोरी है, सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड स्टोरी है, लेकिन क्योंकि स्टोरी असली नहीं है इसीलिए उसे फिक्शन कहना ही ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, जैसे मैंने आपको बताया, यूएसए की जो स्लेव इकोनॉमी यानी कैसे वहाँ पर अफ्रीकन्स को स्लेव बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था और उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ यानी कि अत्याचार किए जाते थे, उस प्रॉब्लम को ये नॉवेल उजागर करती है। एंड हाउ फॉर्मरली एनस्लेव्ड पर्सन्स हैव बिगन न्यू लाइफ आफ्टर इमेंसिपेशन बट द स्पेक्टर ऑफ स्लेवरी इज स्टिल फेल्ड बाय मेनी कैरेक्टर्स। तो कैसे वो लोग जो गुलाम बनाए गए थे आज़ादी मिलने के बाद यानी कि इमेंसिपेशन मिलने के बाद उन्होंने अपनी नई जिंदगी कैसे चालू की, लेकिन गुलामी का जो भूत है, स्पेक्टर है, वो हमेशा उनके पीछे पड़ा रहा। तो ये जो स्टोरी है वो एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जहाँ पे एक अफ्रीकन अमेरिकन एनस्लेव्ड औरत होती है, यानी जिसे गुलाम बना दिया गया था। ऐसी अफ्रीकन औरत थी एक जिसका नाम था मार्गरेट गार्नर, और जब वो भाग गई थी तो उसे फिर से पकड़ने के लिए लोग आ गए थे ताकि फिर से उसे गुलाम बनाया जा सके। और उसने अपने बच्चों में से एक बच्ची को मार दिया था ताकि उसके बच्चे को गुलाम न बनाया जा सके। तो इस स्टोरी से ये नॉवेल इंस्पायर्ड है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो समरी की शुरुआत होती है सिंसिनाटी में। तो सिंसिनाटी एक जगह है यूएस में और स्टोरी की शुरुआत हो रही है सिविल वॉर के बाद 1873 में। तो ये जो पूरी कहानी है उसे क्रोनोलॉजिकली नहीं कहा गया है, इसमें बहुत सारे फ्लैशबैक्स आते हैं और बहुत सारे लोग अपनी मेमोरी को याद करते हैं और डरावने सपनों को भी इस नॉवेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो सिविल वॉर खत्म होने के बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जिसका नंबर है 124, और वो जो 124 नाम का घर है उसमें एक मरे हुए बच्चे की आत्मा भटकती है। अ फॉर्मर स्लेव नेम्ड सेथ हैज लिव्ड इन द हाउस। तो एक महिला है, एक औरत है जो पहले एक गुलाम रही थी और वो उस घर में रहती है उस भूत के साथ 18 ईयर्स से। 18 साल से वो उसी घर में रह रही है जबकि उसे पता है कि उस घर में वो भूत है। सेथ लिव्स एट 124 विथ हर डॉटर डेनवर। तो जो सेथ है वो 124 नाम के उस घर में अपनी बेटी डेनवर के साथ रहती है और उसकी सास भी थी जिनका नाम था बेबी शग्स, जो 8 साल पहले ही मर चुकी थी। और मरने के पहले के जो उनके कुछ साल थे वो उन सालों में बहुत ज़्यादा सैड रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और फाइनली वो मर गई थी। तो डेनवर के अलावा सेथ के और 2 बच्चे थे, दोनों लड़के, हावर्ड और बगलर, जो उस हॉन्टेड घर से डरकर बेबी शख्स के मरने के पहले ही कहीं भाग गए थे। तो हमें एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पॉल डी, जो वहीं पर काम किया करता था जहाँ पर सेथ काम करती थी। तो उस प्लांटेशन, उस जगह का नाम था स्वीट होम, जहाँ पर सेथ काम किया करती थी, यानी कि वो गुलाम थी जहाँ पर, वहाँ पर पॉल डी नाम का एक और गुलाम था। तो वो 124 नाम के उस घर में आता है और उन लोगों के साथ रहने लगता है और एक काइंड ऑफ उनकी फैमिली हो जाती है डेनवर, सेथ और पॉल डी की। और पॉल डी जो है, जैसे ही वो आता है, सेथ को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, वो पेनफुल मेमोरीज वापस याद आ जाती हैं। तो जो डेनवर है उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जो पॉल डी है उसकी मम्मी जो सेथ है वो पॉल डी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है। ये बात डेनवर को अच्छी नहीं लग रही थी।
तो फाइनली लेकिन डेनवर जो है वो एक्सेप्ट करने लगी है पॉल डी का प्रेजेंस अपने घर में। तभी उनके घर में एक अजीब सी औरत आ जाती है और वो कहती है कि उसका नाम बिलव्ड है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कौन है या कहाँ से आई है, ये उसे नहीं पता होता। लेकिन वो कहती है कि उसका नाम बिलव्ड है। तो जो बिलव्ड है वो सेथ को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है उसके पास्ट के बारे में, और बिलव्ड वो सारी चीज़ें जानती थी सेथ के बारे में जो केवल सेथ को ही पता था। जैसे कि सेथ को उसके जो प्रीवियस ओनर की जो वाइफ थी उसने इयररिंग्स दिए थे, तो जो बिलव्ड है वो उन इयररिंग्स के बारे में भी जानती थी। अब ये एक ऐसी बात थी जिसे सिर्फ सेथ जानती थी और कोई नहीं जानता था। डेनवर इस बात से बहुत खुश थी कि बिलव्ड घर में आ गई है, तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसे एक फ्रेंड मिल गई हो। और डेनवर बिलव्ड को बताती है कि कैसे एक मिराकल हो गया था जब उसका जन्म हुआ, यानी उसका जन्म कितनी मुश्किल हालात में हुआ। इसके बारे में डेनवर बिलव्ड को बताती है कि सेथ जो थी वो स्वीट होम नाम के उस प्लांटेशन से जहाँ पर उन्हें गुलाम बनाया गया था वहाँ से वो भाग जाती है, और तब उसके पेट में डेनवर थी, वो प्रेग्नेंट थी और भूख के मारे वो एकदम मरी जा रही थी और वो किसी भी तरीके से ओहियो आना चाहती थी। तभी एक वाइट वुमेन ने, यानी कि एक अंग्रेज औरत ने जिसका नाम था एमी डेनवर, उसने सेथ को बचा लिया, उसकी केयर की और ओहियो पहुंचने में मदद की। और वहां पर सेथ ने डेनवर को जन्म दिया, और सेथ ने अपनी बेटी का नाम डेनवर इसीलिए रखा क्योंकि उस वाइट औरत का नाम डेनवर था इसलिए। तो उसके बाद फिर पॉल डी जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है कि कैसे उसे एक चेन गैंग में रखा गया था उस प्लांटेशन में। चेन गैंग का मतलब होता है जहाँ पर गुलामों को एक चेन द्वारा बांधा जाता है। तो पॉल डी को चेन से बांध दिया गया था, तो वो और उसके जो बाकी के साथी थे, बाकी के गुलाम, वो फाइनली वहां से बचकर भाग गए थे और उन्होंने अपनी चेन्स को काट दिया था चेरोकी की मदद से। तो चेरोकी एक तरह के आदिवासी होते हैं, उनकी मदद से पॉल डी और उसके साथियों ने अपनी चेन्स को काट दिया था। उसके बाद पॉल डी नॉर्थ साइड गया था और उसे एक अच्छी औरत मिली थी डेलावेयर में, लेकिन वो वहाँ सेटल नहीं हो पाया था क्योंकि उसे अपनी जो पुरानी यादें हैं वो सताती रही थी, और इसीलिए वो फिर से घूमता घूमता 124 नाम के उस घर में आ गया था और वहाँ उसे वो लोग मिल गए थे। Missing baby sharks, Seth takes Beloved and Denver to the clearing in the woods where baby sharks used to have spiritual gatherings. Baby sharks को मिस करते हुए सेथ, बिलव्ड और डेनवर दोनों लड़कियों को जंगल ले जाती है, उसी एरिया में जहाँ पर उसकी सास बेबी शख्स कुछ प्रेयर वगैरह किया करती थी और अपने डिप्रेस्ड होने के पहले। तो सेथ सोचती है कि काश उसकी सास आज भी जिंदा होती और उसके नेक में वो कुछ मसाज वगैरह करती तो उसे बहुत अच्छा लगता। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि वाकई में सचमुच किसी की उंगलियां उसके गर्दन पर मसाज कर रही हैं, लेकिन मसाज करते करते वो उंगलियां उसका दम घोटने लगती हैं और फाइनली उसका गला छोड़ती हैं। तो डेनवर को लगता है कि वो और कोई नहीं, वो बिलव्ड थी जो सेथे का गला दबा रही थी। लेकिन बिलव्ड कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। बिलव्ड ग्रेजुअली एंड मिस्टीरियसली फोर्सेस पॉल डी आउट ऑफ द हाउस। तो बिलव्ड जो है वो पॉल डी को घर से भगाना चाहती है और वो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देती है जिसके वजह से पॉल डी को घर के बाहर ठंडी में सोना पड़ जाता है। तो एक रात जब वो ठंडी में सो रहा होता है, बिलव्ड जो है वो उसे कन्विंस कर देती है उसके साथ सोने के लिए, और पॉल डी को भी अपनी पुरानी यादें फिर से वापस आ जाती हैं। बिलव्ड डेनवर को बताती है कि वो चाहती है कि पॉल डी यहाँ से चला जाए, इस घर 124 से चला जाए। उसके बाद जो नॉवेल है वो फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि सेथ के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। सेथ 13 साल की एक छोटी सी लड़की थी जिसके पेरेंट्स स्लेव्स थे, गुलाम थे, और उसे स्वीट होम नाम के उस प्लांटेशन में लाया गया था केंटकी में, जिसका ओनर था गार्नर, जो कि काफ़ी ह्यूमेन था, यानी वो एक बहुत ही अच्छा मास्टर था। वो किसी भी गुलाम पर अत्याचार नहीं किया करता था। उसकी वाइफ का नाम था लिलियन। लेकिन उसके बाद 1 साल के अंदर सेथे जो है वो हैले नाम के एक व्यक्ति को पसंद कर लेती है, हैले शख्स को, और उसको अपना मेट बना लेती है।
और जब तक वो 18 ईयर्स की हो जाती है तब तक उसके 3 बच्चे हो जाते हैं हेले के साथ। और उसके बाद जो उनका जो मास्टर होता है गार्नर, वो मर जाता है और उसकी जो वाइफ है वो गार्नर के भाई को सारा कंट्रोल प्लांटेशन का सौंप देती है। उस भाई को कहा गया है स्कूल टीचर, जो कि एक बहुत ही बुरा इंसान था और वो सारे गुलामों के ऊपर, स्लेव्स के ऊपर अत्याचार किया करता था। सेथ हैज स्नक हर चिल्ड्रन आउट ऑफ स्वीट होम, और इसीलिए एक दिन सेथ ने किसी तरीके से अपने बच्चों को स्वीट होम से बाहर निकाला और उन्हें 124 भेज दिया ताकि वो बेबी शख्स के साथ वहां रह सकें और उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। और सेथे और हेले दोनों ही एक साथ वहां से भागने वाले थे, लेकिन हेले नहीं आता, तो उसके साथ क्या होता है वो पता नहीं चलता। लेकिन सेथे जो है वो भागती है और जो बेबी शख्स है वो इस बात से खुश हो जाती है कि कम से कम सेथे और उसके जो बच्चे हैं वो सब लोग एक साथ रीयूनाइट हो गए। और इसी खुशी में जो बेबी शख्स है वो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखती है अपने पड़ोस में, और आसपास के सभी लोगों को वो बुलाती है, सारे कम्युनिटी के लोगों को बुलाती है, और उसके पास जो कुछ भी मीगर यानी जो कुछ भी छोटा मोटा खाने का सामान होता है उसको वो परोसती है। लेकिन वो एक बड़ी सी फीस्ट हो जाती है और उसमें 90 लोग आकर खाते हैं, यानी इतना सारा खाना बेबी शख्स सबके लिए देती है। लेकिन सेलिब्रेशन के बाद बेबी शख्स को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो उनके कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जो लोग खाने पर आए थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि बेबी शख्स और उसकी फैमिली ने कुछ ज़्यादा ही गर्मजोशी दिखाई है, कुछ ज़्यादा ही घमंड दिखा दिया है इतने सारे लोगों को खिलाकर। तो शायद उसके कम्युनिटी के लोग उससे जल रहे थे, तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ बुरा ज़रूर होने वाला है। सेलिब्रेशन के कुछ ही टाइम के बाद 4 हॉर्समैन यानी 4 लोग घोड़े पर आते हैं 124 में, जिसमें से एक वो स्कूल टीचर होता है जो कि स्वीट होम प्लांटेशन का अब ओनर बन गया था, क्योंकि वो जो अच्छा ओरिजिनल मास्टर था वो मर चुका था। स्कूल टीचर के साथ उसका नेफ्यू आया होता है जो कि एक स्लेव, उसके साथ एक स्लेव कैचर होता है यानी गुलामों को पकड़ने वाला, और एक शेरिफ यानी कि एक पुलिस वाला आया होता है। तो वो लोग आते हैं और वो लोग सेथे और उसके बच्चों को फिर से स्वीट होम ले जाना चाहते हैं ताकि उन्हें वो गुलाम बना सकें फिर से। और सेथे की जो कम्युनिटी होती है वो उनसे नाराज़ होती है और इसीलिए उसके समाज के लोग उसे नहीं बताते कि वो लोग आ रहे हैं। लेकिन जब सेथे देखती है कि वो स्कूल टीचर आ रहा है, वो अपने सारे बच्चों को लेती है और एक शेड में जाकर छुप जाती है। और जब वो चारों हॉर्समैन उसे ढूंढते हैं, वो देखती है कि उसने अपने एक बच्चे को एक सौ से मार दिया था और वो अपने बाकी बच्चों को भी मारना चाहती थी, और वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि उसके बच्चों को गुलाम ना बनाया जा सके। तो वो जो स्कूल टीचर है, स्वीट होम प्लांटेशन का ओनर, वो ये डिसाइड करता है कि ये सेथे पागल हो गई है और इसको वापस ले जाना सेफ नहीं रहेगा, और इसीलिए वो उसे वापस नहीं ले जाता। लेकिन जो शेरिफ है वो सेथे को जेल भेज देता है। फिर से हमें नॉवेल में प्रेजेंट का मोमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पहले का गुलाम है, स्लेव है, जिसका नाम है स्टैम्पेड, हु हेल्प्ड सेथे एस्केप टू 124 18 ईयर्स अगो। 18 साल पहले उसी सेथे ने उसी स्टैम्पेड ने सेथे की मदद की थी 124 नाम के घर तक आने में और स्वीट होम से भागने में। तो जो स्टैम्पेड नाम का एक गुलाम है वो पॉल डी को कहता है सेथे के पास्ट के बारे में कि कैसे सेथे ने अपनी ही बच्ची को मार दिया था। पॉल डी जो है वो सेथे को ये सब पूछता है और उसे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो 124 छोड़कर चला जाता है। और इसीलिए स्टैम्पेड को ये बात खराब लगती है कि उसे गिल्टी महसूस होता है कि शायद उसी की वजह से पॉल डी सेथे को छोड़कर चला गया है, और इसीलिए वो सेथे से बात करने जाता है लेकिन वो बाहर नहीं आती। और तभी वो घर से कुछ अजीब आवाज़ें आते हुए सुनता है स्टैम्पेड, और वो देखता है कि उस घर में एक लड़की मौजूद है। खिड़की से वो देख लेता है और घर के अंदर जो बिलव्ड है वो सेथे को अपनी पुरानी यादों को बार बार सोचने पे मजबूर कर रही होती है। और यहाँ पे हम सेथे के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं। वो अपने माइंड में जो कुछ भी सोच रही होती है उसे हम पढ़ पाते हैं नॉवेल में, कि कैसे उसने अपनी बेटी को मारा, लेकिन उसका जो अपनी बेटी को मारना था वो एक एक्ट ऑफ लव था। उसने ये इसीलिए किया था ताकि उस बच्ची को एक खराब जिंदगी ना मिले। तो सेथे को ये लगने लगा था कि जो बिलव्ड है वो उसकी मरी हुई बच्ची की आत्मा है,
और उसके बाद फिर हम लोग डेनवर और बिलव्ड के थॉट्स को भी देखते हैं। हम देख पाते हैं कि कैसे बिलव्ड ये याद कर रही होती है कि कैसे उसे शिप से अफ्रीका से यूनाइटेड स्टेट्स लाया गया था और वहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पर अटलांटिक स्लेव ट्रेड यानी गुलामी का धंधा चल रहा होता है। सेथे begins to get weaker and weaker, falling under the sway of beloved, whose every whim Seth obeys. तो सेथे जो है वो कमज़ोर होती जाती है क्योंकि बिलव्ड जो कुछ भी कहती थी, जो कुछ भी मांगती थी, सेथे उसका कहना मानती थी और उसके इशारों पर चल रही होती है। Denver ventures out of the house in search of work to try to get food and provide for the household. So सेथे को ये लगने लगा था कि वो जो लड़की है बिलव्ड, वो उसकी बेटी जिसको उसने मार दिया था वही है, क्योंकि उसने अपनी बेटी का जो उसके बेटी के मरने के बाद उसने उसके बेटी का नाम बिलव्ड ही रखा था और जहाँ उसे दफनाया था वहाँ पर उसके टूमस्टोन पर उस पत्थर पे उसने बिलव्ड ही लिखवाया था सेथे ने। और उस लड़की ने भी अपना नाम बिलव्ड लिखाया था और उसे सेथे के बारे में सब कुछ मालूम था, इसीलिए सेथे को लगता था कि ये उसकी बेटी बिलव्ड ही है, उसकी आत्मा है। तो डेनवर जो है ये सब देखकर हैरान थी कि कैसे सेथे जो है वो बिलव्ड के चंगुल में है और जो कुछ बिलव्ड कहती है वो वही कह रही है और खाने पीने का किसी को होश नहीं है। इसीलिए डेनवर जो है वो अपने घर से बाहर निकलती है और किसी भी तरीके से खाना वगैरह इकट्ठा करने की कोशिश करती है। और वो बॉडविन्स जो उनके पास ही में बॉडविन फैमिली रहती थी वहाँ जाती है डेनवर, और ये वही लोग थे जिन्होंने बेबी शग्स को 124 नाम के घर में सेटल होने में मदद की थी। और वहाँ पर उनकी एक नौकरानी होती है जेनी, जिसको डेनवर बताती है कि किस तरीके से बिलव्ड जो है वो उसकी मम्मी सेथे को अपने चंगुल में फंसा कर रखे हुए है और 124 घर में क्या सिचुएशन चल रही है। तो पूरी कम्युनिटी फिर से इकट्ठा हो जाती है और खाना प्रोवाइड करने में मदद करती है 124 घर में। और ये जो न्यूज़ है वो हर जगह फैल जाती है कि कैसे एक अजीब सी लड़की है कोई बिलव्ड नाम की जो 124 नाम के घर में रह रही है। और तभी वहाँ पर वो सारी औरतें सेथे को बचाने के लिए आती हैं, सेथे और डेनवर को, और वो उस घर के आसपास खड़ी हो जाती हैं और एक तरह का गाना गाने लगती हैं। तो वो बेसिकली एक तरह का एक्सॉर्सिज्म करने लगती हैं। एक्सॉर्सिज्म का मतलब होता है किसी प्रेत को या किसी आत्मा को निकालना। मिस्टर बॉडविन अप्रोचेस द हाउस, और तभी मिस्टर बॉडविन उस घर में जाते हैं ताकि सेथे को बचा सके। लेकिन जो सेथे है उसे अपना पास्ट याद आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि फिर से वही जो स्कूल टीचर है वो उसके बच्चों को लेने के लिए आ रहा है। तो अपने पागलपन में वो मिस्टर बॉडविन को अटैक कर देती है, लेकिन जो डेनवर है और बाकी की औरतें वो उसे किसी भी तरीके से पकड़ लेती हैं और तभी वहाँ से जो बिलव्ड है वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो जैसे ही बिलव्ड गायब होती है, जो 124 घर है वो फिर से एक नॉर्मल घर बन जाता है और सेथे जो है उसने अपना माइंड खो दिया होता है, यानी वो एक पागल जैसे स्टेट में पहुंच जाती है। लेकिन जो डेनवर है वो काम करने लगती है, काफ़ी कुछ सीखने लगती है और उसकी ये आशा होती है कि एक दिन वो कॉलेज ज़रूर अटेंड करेगी। पॉल डी रिटर्न्स टू 124 एंड प्रोमिसेस टू ऑलवेज केयर फॉर सेथ। तभी वहाँ पर पॉल डी फिर से आ जाता है 124 घर में और वो कहता है कि वो हमेशा सेथ की देखभाल करेगा। The inhabitants of 124 and the surrounding community gradually forget about beloved. तो 124 घर के जो रहीवासी हैं, रहने वाले लोग हैं, वो और आसपास की कम्युनिटी के सारे लोग धीरे धीरे बिलव्ड के बारे में भूल जाते हैं और जो लोग बिलव्ड से बातें कर चुके थे वो लोग तक उसके बारे में कम्प्लीटली भूल जाते हैं और इस तरीके से सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और यहीं पर हमारे नॉवेल का अंत हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इस नॉवेल का मेन मैसेज क्या है। मैसेज यही है कि किस तरीके से वो लोग जिनको गुलाम बनाया गया था अमेरिका में, आज़ादी पाने के बाद भी हमेशा वो लोग डिप्रेस्ड रहे और उनकी ज़िंदगी हमेशा नर्क बनी रही। सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।